नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम संगत पंगत, जहां हम जिक्र करते हैं बिहार के मुद्दों की और चर्चा करते हैं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है, और आपको लगे हाथ हम ये भी बताते हैं कि बिहार में आगे आगे होने क्या जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी, और फ्रेम के दूसरे तरफ आपको नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग डॉक्टर संजय जी आपसे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग बिहार के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त बिहार के हॉट टॉपिक बने हुए हैं चिराग पासवान। सीधा सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे क्या चिराग पासवान? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा जब उफान लेने लगती है तो फिर व्यक्ति किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए बाध्य हो जाता है। चिराग पासवान को लग रहा है कि हम युवा हैं, हम दलित हैं, हम एक बड़े चेहरा हैं, क्यों न बिहार में हम एक तलाश करें। तो चिराग के जो बयान हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, ये वाटर टेस्टिंग है। चूँकि उनको मन नहीं लग रहा है दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, राजनीति में तो ये विरासत में राजनीति इनको मिली है ना, संघर्ष से तो ये आए नहीं है। ये रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, बड़े चेहरे हो गए इस वजह से कि रामविलास जी के पुत्र हैं। कोई संघर्ष की उपज या रामविलास जी की तरह संघर्ष करके तो वहां तक ये नहीं पहुंचे हैं। लेकिन एक इनको लगता है कि एक युवा चेहरा के तौर पर 19% जो दलित वोट है, 40 सीटें जो रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स को, अगर इस सारे कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो एक बड़ा फैक्टर मैं बन सकता हूँ और मेरे नाम पर दलितों की गोलबंदी भी हो सकती है। जो दलित अलग अलग समाज में बटा हुआ है कि रविदास समाज के लीडर कोई और हैं, मुसहर समाज के लीडर कोई और हैं, पासवान समाज के लीडर कोई और हैं, चौधरी समाज के लीडर कोई और हैं। जब दलित की बात होगी कि क्यों ना दलित पर दाव क्यों न लगाया जाए, अगर कोई दलित चेहरा है तो क्यों ना उसके बारे में सोचा जाए। तो हो सकता है कि जैसे पहले भी दलित चेहरों पर भोला पासवान शास्त्री, जीतनराम मांझी पर दाव लगाई गई है, तो चिराग क्यों नहीं। इस तरह का सलाह इनको मिल रहा है और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है। लेकिन आज श्रवण कुमार के बयान ने बीते दिन थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया जी, कि इनको बिहार नहीं बुला रहा है, इनको प्रशांत किशोर बुला रहे हैं। बिल्कुल विस्फोटक बयान दिया, विस्फोटक बयान। और चूंकि इसकी पुष्टि इस रूप में होती है कि आप देखी होंगी कि जब भी प्रशांत किशोर जी से चिराग के बारे में पूछिए तो तारीफ करते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, युवा हैं, विजनरी हैं। चिराग पासवान जी से प्रशांत किशोर के बारे में पूछिए तो प्रशांत किशोर जी की तारीफ करते हैं कि मुद्दों की बात करते हैं, बिहार की बेहतरी की बात करते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। और प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत जी कहते हैं, और प्रशांत जी का बिल्कुल। तो इससे इसकी पुष्टि होती है कि क्या श्रवण कुमार के बयान में दम है कि भाई बिहार नहीं, फिर से एक बार इनको प्रशांत किशोर जी बुला रहे हैं। इस वजह से चिराग पासवान जी चूंकि मंजे हुए अब नेता हो गए हैं, चीज़ों को समझते हैं, इसलिए वो खुद न बोल करके जो उनके सांसद हैं और रिश्ते में बहनोई भी हैं अरुण भारती जी बोल रहे हैं। तो अगर चिराग पासवान को लगेगा कि एक संभावना या एक दिखाया गया होगा एक बड़ा सपना कि क्यों न बिहार की कमान आप संभालें। अच्छा भाई, अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन आपस में लड़ता है और कोई एक बीच का एक आप ये बनते हैं, विकल्प बनते हैं, तो हो सकता है कि आपके ले करके दलितों की गोलबंदी, बिल्कुल अगड़ों की गोलबंदी, पिछड़ों की गोलबंदी और माइनॉरिटी की गोलबंदी, यानी कि जबरदस्त वाला कॉम्बिनेशन तैयार हो तो जाएगा। इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार उस तस्वीर को भी देखा है कि पिछली बार 2020 में कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ गए थे, 243 में मात्र एक सीट ये जीत पाए थे, राजकुमार सिंह, वो भी बरकरार नहीं थी, और वो भी जेडीयू में चले गए। तो भाई, आप किसी को हरा सकते हैं, जीतने की संभावना पिछली बार तो नहीं दिखी थी। अब इस बार कोई और इनको गणित अर्थमेटिक समझा दिया गया होगा कि भाई आप आइए, या किन्हीं और के साथ अंदर खाने में बात चल रही होगी। लेकिन एक सवाल वहां जाकर के भी ठहरता है कि क्या चिराग पासवान अभी इतना बड़ा रिस्क लेंगे, केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा,
फिर बिहार में आकर के अपने दम पर चुनाव लड़ना बिल्कुल। या किसी और के साथ गठबंधन में जाकर के चुनाव लड़ना और उसके बाद फिर इनके भविष्य को लेकर के, इनके फ्यूचर को लेकर के कि क्या पार्टी भी इनके साथ खड़ी रहेगी, जो इनके सांसद हैं। जब मान लिया जाए कि एनडीए से ये नाता तोड़ेंगे, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, अभी तो बिहार में 2 ही गठबंधन एग्जिस्ट कर रहा है, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन। ये एनडीए गठबंधन के हिस्से हैं। तो एनडीए गठबंधन से अगर ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी संभावना कम दिख रही है, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया वाटर टेस्टिंग, कि जरा फेंके हैं पत्थर, देखते हैं तरंग कितनी ऊंचाई तक जाता है, और उस तरंग को मापने के लिए ये बयान है। हम लोगों को अगले बयान का इंतजार करनी चाहिए, अगले बयान का इंतजार करना चाहिए। रवि जी, आप हमेशा डॉट से डॉट मिला ही देते हैं, तो फिर से हम चाहेंगे कि एक बार आप डॉट से डॉट मिला दीजिए और ये बताइए कि श्रवण अग्रवाल ने बीते दिन जो बयान दिया है, उस बयान में आपको सच्चाई दिख रही है क्या? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की कोई बात हुई होगी इसको लेकर के? देखिए, एक बात समझने वाली है, आप जिसे अभी संजय जी कह रहे थे कि संघर्ष नहीं किया है चिराग पासवान, तो चिराग पासवान 2020 में संघर्ष किया, परिवार टूटा, सारा कुछ ऑफिस तक खत्म हो गया और पार्टी में भी देखा गया किस तरीके से सारे एमपी किधर चले गए, अकेले बच गए थे चिराग पासवान। तो ये स्थिति को उन्होंने देखा है, यानी कि झेला है, निश्चित रूप से झेला है। और 2020 में अकेले वो पूरे बिहार में लड़ते हुए दिखाई पड़े। वो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति को अगर यदि आप मेजर करिएगा, तौलिएगा, देखिएगा, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान ने वह कठिन दौर को देखा है, यानी झेला कि है। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान वो शख्स है जिन्होंने सब कुछ पाकर सब कुछ खोया और फिर सब कुछ पा लिया। एग्जैक्टली यही बात उनके अब पा लिया है। अब उनके पास में सब कुछ है, पार्टी है, पार्टी का बैनर है, चुनाव चिन्ह है, सब कुछ है। अब कोई वैसी बात नहीं है। हाँ, एक टीस है कि वह जो झोपड़ी उनके जो परिवार का, जो उनके पिताश्री की लेगेसी थी, जो बंगला छाप, वह छिना गया, वह झंडा छिना गया। वह, लेकिन फिर देखिए धीरे धीरे वह कम बैक कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। पार्टी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। हाँ, वो नहीं मिला बंगला, जो झोपड़ी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब रही बात, देखिए चिराग पासवान की ओर से उनके बहनोई जी अरुण भारती बोल रहे हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझ में आ रहा है कि कौन बोल रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। इस बात को देखिए, जैसे ये संजय जी ने कहा ना कि ईंटा फेंक रहे हैं या पानी में नाप कर रहे हैं, क्या तरंग देख रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी उस तरंग को पहचान रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी एक से एक खेल खिलाड़ी करने वाले। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है, वो तो खुद खेल करती है, वो तो अच्छे अच्छों को माने बकार उसका बंद हो जाता है, अगर यदि बिहार की भाषा में कहें तो वह करवा देती है। और कई सारे उदाहरण भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़ी जोर चर्चा है, और अंदर खाने में यहां से लेकर दिल्ली तक, यह अभी आम आवाम में नहीं है, लेकिन इतनी बात तय दिखी जा रही है, बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि चाचा कहीं इधर से उधर मत चले जाएं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, चाचा इधर से उधर नहीं चले जाएं, मतलब समझ में नहीं आया रवि। चाचा मतलब रामविलास पासवान के छोटे भाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कहीं फिर से एनडीए में नहीं चले जाए। अभी तो ऐलान किया है, अभी रिश्ता नाता सब टूट गया है, बिल्कुल दहाड़ा था, बिल्कुल कुछ ही दिनों कबल, निश्चित रूप से यही पर पटना में ही दहाड़ा था, उसमें बापू सभागार में। वह कोई बात नहीं, लेकिन यह जो चल रहा है ना टेस्टिंग, ये जो टेस्टिंग, तो भारतीय जनता पार्टी भी टेस्टिंग कर रही है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी चारा डाल दिया है, चारा डाल गया है। क्योंकि देखिए पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा किए हुए कितना दिन हो गया? 2024 के जब उनका नरेंद्र मोदी का अंतिम कार्यकाल था, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा किया था पार्टी से, अपने मंत्री पद से। पशुपति पारस, वह उनका सरकारी बंगला जो दिल्ली में है वो स्टिल है। अच्छा, अभी तक है जी। और एक एक बंगला पर पैनी नजर रहती है। मैंने केंद्र के मंत्री का अगर यदि बंगला अभी तक ऑक्युपाइड है, अभी तक है, तो वह क्या है, कैसे है, किस परिस्थिति में? क्या इशारा दे रहा है? तो वो एक तो इशारा दे रहा है। और आप बीते दिन एक बात और समझिए, पशुपति कुमार पारस बीते दिन 2 दिन में दिल्ली में थे, फिर वो दिल्ली से पटना आए 1 दिन के लिए, फिर वो पुनः दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, तो यह सब कुछ न कुछ जो हम बात डॉट से डॉट और जो डिकोड करना चाह रहे हैं, वही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हलचल है।
हलचल है, हाँ, हलचल है। बातचीत हो रही है, निश्चित गुपचुप रूप वाली मीटिंग भी चल रही है। निश्चित रूप से हलचल तेज है। आप देखिएगा कि और इधर जीतन राम मांझी, जी आपको याद है कि वो अमित शाह से मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यह भी है। जी बिल्कुल है। तो बिल्कुल यह है। जो सो वह ये सब जो जिस तरीके की अभी राजनीतिक परिदृश्य बिहार को लेकर के हम्म। बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सब जो है सो एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। एनडीए में ऑल इज वेल तो नहीं है, बिल्कुल जी, नहीं है। जी, इस बात जी। को मानिए। हम देखिए, सब हम्म। जो दिखाई पड़ता है वो ऐसा हो नहीं रहा है। इस बात को आप मान के चलिए। जो भी आप जितनी बात देख लीजिए, जितनी नाराजगी बिहार में है इन दिनों, चुनाव हो रहा है, आम चुनाव है विधानसभा का, और उसके बाद इस तरीके से जो झोल झाल हुलुक बुलुक, जो बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। भाषा हम कहते हैं हुलुक बुलुक, वह सब हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ संकेत तो दे रहा है। कुछ ना कुछ संकेत तो दे रहा है। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए इन दोनों कई सारे बयान भी आ रहे हैं। एक बयान जेडीयू की तरफ से दिया जाता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। एक बयान अरुण भारती देते हैं, साफ साफ कहते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का बिहार जो है वो खुले तौर पर स्वागत कर रहा है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। एक बयान विजय सिन्हा देते हैं, साफ साफ कहते हैं कि किसी अभिनेता को बिहार की कमान नहीं सौंपी जा रही है। एक बयान जीतन राम मांझी ने भी दिया था, और आपको याद होगा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप इतनी सीटें हमें जिताते हैं तो अगला मुख्यमंत्री हम का ही होगा। क्या लग रहा है, ये तमाम बयान को अगर आप डिकोड कीजिएगा तो वाकई में ऐसा लगता है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल तो नहीं है? देखिए, इसको थोड़ा फ्लैशबैक में हम लोग चलें। हाँ। आपने देखा होगा कि कोटा विद इन कोटा की जब बात हुई थी, रिजर्वेशन विद इन जी, रिजर्वेशन, और तो जो भारत बंद हुआ था उसमें चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए भी भारत बंद का समर्थन किया, बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा रिफ्लेक्शन उस समय दिखा था हम्म, कि दिलीप जायसवाल चले जाते हैं पारस जी से मिलने, बिल्कुल जी। अमित शाह जी उनको बुला लेते हैं दिल्ली में, मतलब मैसेज कर देते हैं हाँ, चिराग हाँ, पासवान हाँ, को जी। कि ऐसा नहीं है कि हमने पारस जी को छोड़ दिया है, हाँ। अगर आप बहुत इधर उधर करेंगे तो हमारे पास फिर पारस जी हैं विकल्प और है। पारस जी को हम अपने साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। ताकि वो चेहरा हमारे पास बना हुआ रहे। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक दिन मुलाकात में पशुपति कुमार पारस जी से मैंने पूछा कि भाई, जब आपके इतने अच्छे रिश्ते एनडीए से थे, प्रधानमंत्री जी से इतने अच्छे रिश्ते थे, फिर आपको इस तरह से टिकट से बिल्कुल किनारे कर दिया गया और चिराग जी की पार्टी को ही सारे टिकट दे दिए गए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हाँ, बनारस में प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि पारस जी, अब जो हो गया सो छोड़िए, आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा। वो देखते हैं वाली बात में हाँ। मुझे लगा, हाँ। और उनके बयानों से कोई ऐसी नाराजगी नहीं लग रही थी अच्छा। कि अगर फिर एक बार एनडीए इनको इनवाइट करती है, कोई इनको जगह देती है, तो वो एनडीए से इतने नाराज नहीं दिख रहे थे कि बिल्कुल अब किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाना है, कभी मिलेगी नहीं, ये वाला सिचुएशन ऐसा नहीं लग रहा था। और दूसरी चीज, जिस दिन आप देखी होंगी 14 अप्रैल को जब ये डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जब ये कर रहे थे, तो एनडीए से नाता तोड़ने की बात इन्होंने की थी, बिल्कुल। किसी गठबंधन में जाने की बात नहीं की थी। जी जी जी। और जब बिहार में भी जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी, तो सबकी नजर थी कि क्या पारस जी भी उस गठबंधन में की बैठक में शामिल होंगे। तो जिस श्रवण अग्रवाल की बात आप कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा था कि आपको नहीं बुलाया गया था या आप नहीं गए थे। उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं तो अभी इंडिया गठबंधन में हूं नहीं। ठीक है, एनडीए से हमने नाता तोड़ा है, लेकिन मैं किसी गठबंधन से जुड़ा नहीं हूं, इसलिए वहां जाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो एक स्थिति परिस्थिति बन रही है। वास्तविकता है कि 2020 की टीस जेडीयू को है कि अगर हम 43 पर आए हैं, उसके लिए चिराग पासवान का ही फैक्टर जिम्मेदार है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार जी को लेकर के कितना क्रिटिक्स रहे हैं। ठीक है, इंडिया गठबंधन में आने के बाद ये चुप हो गए हैं, लेकिन जब वही नीतीश कुमार जी जब राजद के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो चिराग पासवान कितने अटैकिंग होते थे, क्या नहीं बोला और क्या नहीं बोला। ये दर्द तो दोनों तरफ है, चिराग पासवान के मन में भी है, इधर जेडीयू के मन भी है। इसीलिए श्रवण कुमार के जो बयान है कि कोई बिहार इनको नहीं बुला रहा है, प्रशांत किशोर इनको बुला रहे हैं, ये मैसेजिंग है कि फिर ये जो है और बीजेपी उस पर नजर रखे हुए है। अच्छा। क्योंकि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को छोड़ना नहीं चाहेगी, नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाहेगी, क्योंकि वह 16% का वोट बैंक, बिल्कुल, वो महिलाओं का वोट जो कास्ट क्रीड रिलीजन सबसे अलग हट करके नीतीश कुमार जी के साथ मिलता है। बीजेपी इस बात को समझती है
कि नीतीश कुमार को हम नाराज नहीं करेंगे, नहीं किसी भी करेंगे। कीमत पर नहीं करेंगे। हम्म। और चेहरे का जहां सवाल है, नीतीश कुमार के रहते हुए जो सवाल आपने किए जी। कि क्या 25 से फिर 30 नीतीश की हम्म, बात चल रही है, हम्म, बिल्कुल बीजेपी के नेता तो एक स्वर में बोलने लगे कि हम्म। बुरा क्या है नीतीश कुमार जी। और लेकिन जब भी उनसे आप ये सवाल पूछिएगा कि सीएम फेस तय है ना, चुनाव के बाद सीएम तो बनेंगे ना नीतीश कुमार, तो वहां पर चुप हो जाते हैं। हाँ ठीक है, वो चुप रहेंगे, इसलिए चुप रहेंगे कि लगता है 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो हैं, एंटी इनकम्बेंसी का घाटा परसेंटेज जितना कम हो अधिक हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी बचना चाहती है। इस वजह से कभी कभी चुप रह जाती है। लेकिन निशांत का बयान देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने खुल करके कहा कि मेरे पिताजी के कार्यों को तो देख लीजिए, ये जो बदलता हुआ बिहार है, क्या उसके वाहक मेरे पिताजी नहीं रहे हैं? ये 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के नायक मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, जिसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया? क्या ये कृषि रोड मैप के नायक मेरे पिताजी नहीं रहे हैं? बिल्कुल। ये निशांत जो बड़े सधे हुए अंदाज में, बड़ी आध्यात्मिक भाषा में केवल यहाँ तक रहते थे कि मेरे पिताजी को अच्छे कामों के लिए बिहार से पारिश्रमिक मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री फिर से मेरे पिताजी को बनाना चाहिए, अमित अंकल जी ऐसा बोल करके गए हैं। वो निशांत अब अपने पिताजी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। मतलब अब जेडीयू भी अब उसी तेवर में आ गई है। बीजेपी चुप लगा जाए, बीजेपी बयान दे, लेकिन जेडीयू अपने तेवर में आ गई। और उसी तेवर का रिफ्लेक्शन है निशांत जी का बयान, जो निशांत बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार फिर से 25 से 30 में जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो उसमें सीएम होंगे नहीं होंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर या तो बोलेगी या चुप रहेगी। नेतृत्व तो नीतीश कुमार का है, जी। लेकिन क्या बीजेपी हिम्मत करेगी कि बीजेपी में नीतीश कुमार के अलावा कोई और चेहरे की बात हो जाए? तो विजय सिन्हा ने तो क्या क्या बोल दिया एयरपोर्ट पर, सबको पता है। सबको पता है, पब्लिक डोमेन में उन्होंने बोल दिया। और जब गलती से एक बार वो बोल गए थे कि अटल जी का सपना तब सच होगा जब कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री, बयान वापस लेना पड़ा था। 2 मिनट में यू टर्न पर आ गए और कहे कि उनके सपने के असली वारिस तो नीतीश कुमार ही हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी ये साहस नहीं करेगी कि नीतीश कुमार को नाराज करेगी। और अगर कोई चेहरे की बात हो रही है तो उस चेहरे को बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करके, जेडीयू को नाराज करके, और चूंकि अंदर खाने में जिस तरह से सक्रियता बढ़ी है बिहार बुलाने वाली बयान के बाद, कैसे नीतीश कुमार जी ललन सिंह के घर पर चले जाते हैं, फिर निशांत के जो बयान आते हैं, और जो बयान है वो बयान बड़े पॉलिटिकल बयान है। बिल्कुल। निशांत जो कहते थे कि छोड़िए इन सारे राजनीति की बातों में मैं दिलचस्पी नहीं लेता हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, वो निशांत बिल्कुल मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। जी। ये बात को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है, बहुत हल्के में नहीं ले रही है। इसलिए चिराग पासवान उन्होंने फिर वाटर टेस्टिंग के लिए कंकड़ फेंक करके चुप हो गए हैं, वॉच कर रहे हैं। जी। जेडीयू सतर्क हो गई कि है। क्या बीजेपी कोई और खेल खेलेगी? क्या चिराग पासवान के इस बयान में कहीं बीजेपी तो नहीं है? बिल्कुल। बीजेपी का कहीं तो भूमिका नहीं है। जी। जिस बीजेपी पर जेडीयू जब गठबंधन से अलग हुई थी तो आरोप लगाती थी कि ये चिराग पासवान नहीं, ये जो उनके हनुमान थे उन्होंने ये किया। और केसी त्यागी का बयान आपको याद होगा कि केसी त्यागी ने कहा था कि चिराग तो ऐसे हनुमान हैं जो अपनी ही अयोध्या में आग लगाते हैं। बिल्कुल याद है। जेडीयू भरोसा करने के लिए चिराग पासवान पर बहुत तैयार नहीं है। बीजेपी पर भी जेडीयू बहुत भरोसा नहीं करती है, और इसीलिए बीजेपी के लोग बड़े फूंक फूंक करके बयान देते हैं, बड़े फूंक फूंक करके कदम रखते हैं। देखते हैं कि फिर कोई बयान ऐसा नहीं आ जाए जिससे लगे कि अब फिर पारस जी नजदीक हो रहे हैं एनडीए के, और चिराग पासवान थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन रवि जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि लगातार बयानबाजी हो रही है, और सिर्फ बयानबाजी ही नहीं बल्कि अब तो मीटिंग्स भी हो रही हैं। आपको मालूम है कि आज ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी की। क्या खबर निकल के आ रही है? अचानक से एकाएक ये मुलाकात क्यों, ये मीटिंग क्यों? देखिए, हम जो बीते दिन आपने देखा था कि जीतन राम मांझी की पार्टी की बड़ी बैठक पटना में हुई थी उनके आवास पर, तो उसमें सीट को लेकर के जो 35 से 40 सीट की बात है,
कि हमको मिलना चाहिए, पार्टी उनकी उतना डिजर्व करती है, उतना चाहती है, उतना मांग। तो वो देखिए, यह भी एक तरफ से आप देख रहे हैं चिराग पासवान बिल्कुल की पार्टी क्या कर रही है, बिहार बुला रहा है और उनका मन नहीं लग रहा है। अरुण भारती का ये ऑफिशियल बयान है, कोई हमारा आपका और संजय जी का तो बयान है बिल्कुल नहीं। जी। और इधर जीतन राम मांझी का जाकर के मिलना, तो यह सब चुनाव है। चुनाव में यह सब एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए, या जो भी वाटर टेस्टिंग है, जी, जो भी जी, जिस हाँ, तरीके हाँ, से हाँ, आप हाँ। इसको डिकोड करिए, तो ये है बात दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से सीट को लेकर के ही जीतन राम मांझी बात करेंगे, क्योंकि वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं और अपनी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। नंबर एक बात, यानी कि हलचल मची हुई है एनडीए के भीतर। निश्चित रूप से हलचल। अब हलचल किसको कहते हैं? यानी कि डरे हुए हैं जीतन राम मांझी भी, देखिए उनकी घबराहट दिख रही है रवि जी इधर भी। देखिए निश्चित रूप से अब डरे हैं कि या पॉलिटिकल उनका कोई ये गिमिक है या गेम है, वो ही बता सकते हैं। लेकिन यह इस तरीके से एनडीए के अंदर में, हम आपको शुरू में कहे कि सब ऑल इज वेल की बात हो रही है, यह ऑल इज वेल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऑल इज वेल नजर हाँ, नहीं आ रहा है। ये सब को आप डिकोड करिएगा, जोड़िएगा, तो आपको सब कुछ को आप जोड़ दीजिए। इतना अब उनका लिखवा लीजिए, हमसे नहीं हो सकते। जी, जी, जी। और अब उस तरीके से जब बात हो रही है, वहां पर उस स्तर पर, उस लेवल पर बात हो रही है, तब अब क्या आपको समझ में आ रहा है? हर आदमी समझ रहा है इस चीज को। यानी कि आपको लग रहा है, संजय जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको वाकई में लग रहा है कि जैसे ही बात शुरू होगी सीट शेयरिंग की, तो घमासान तो एनडीए में मच जाएगा? हाँ बिल्कुल, चूंकि पोजिशनिंग और पोस्चरिंग इसको राजनीति में कहते हाँ, हैं। हाँ। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें 60 सीट चाहिए। बिल्कुल। चिराग पासवान क्या लगता है, उनके 5 सांसद हैं, पिछली बार भी गठबंधन सीट को लेकर के ही टूटा था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्कुल। लगता है कि चिराग पासवान को 20 सीट दे दिया जाएगा और ये गठबंधन में चुनाव 50 मांग रहे हैं। 50 तो मांग ही रहे हैं। जी जी। अब उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, वो क्या 2 सीट देकर याद दिला रहे हैं लोकसभा कि हमने तब बलिदान दिया था। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को भी मान करके चलिए। अच्छा। बिल्कुल, दिलीप जायसवाल जी ने तो खोल ही दी थी बात हाँ, ना कि एक गठबंधन के भीतर एक घटक दल है जो हमारे संपर्क में और है। दूसरी बात, उसी बयान के बाद आपने देखा होगा कि जो तवज्जो दी गई थी इंडिया गठबंधन में, कि वो तेजस्वी जी के बगल की कुर्सी दी गई थी मुकेश सहनी जी को। लेफ्ट की पार्टियों के पास 16 विधायक हैं, इनके एक भी विधायक नहीं है। उनके 2-2 सांसद हैं। लेफ्ट की पार्टियां उस कतार में नहीं बैठी थी। एक तरफ कृष्णा अल्लाह बरू बैठे हुए थे, बिल्कुल, और एक तरफ मुकेश सहनी बैठे हुए थे, और बीच में तेजस्वी जी थे। तो और उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो अगर मुकेश सहनी को भी अकोमोडेट करने की बात होगी, तो क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ सीट शेयरिंग का मामला इतना आसानी से हो जाएगा? क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा है, माथापच्ची है। हाँ, माथापच्ची। और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी अभी है विधायकों के मामले में, क्या लगता है कि वो 100 सीट से कम पर मान जाएगी? नीतीश कुमार जी, जेडीयू, जिसकी अपनी ताकत है, वो मानते हैं कि सांगठनिक धार जितना भी हो बीजेपी के पास, बिहार की जमीन में जब तक हमारा बटखरा नहीं चढ़ेगा तब तक संतुलन नहीं आएगा, तब तक हम उस मैजिक फिगर को नहीं कोई पार्टी जो है सकिया कर पाएगी। तो नीतीश कुमार और बीजेपी 2 बड़े घटक दल, और उसके बीच में जो इन लोगों की महत्वाकांक्षा, इसी वजह से चिराग पासवान थोड़ा स्पेस भी तलाश रहे हैं। अच्छा। इसको आप इस रूप में देखिए कि अगर हमें इतनी सीटों पर निपटाया जाएगा तो पहले से थोड़ा इसकी पोस्चरिंग की जाए, पहले से पोजिशनिंग की जाए, पहले से वाटर टेस्टिंग की जाए, ताकि आप हमको हल्के में नहीं लीजिए, हमको नजरअंदाज नहीं कीजिए। रवि जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि सीट शेयरिंग का गणित एनडीए में क्या कुछ हो सकता है? किसके खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए 100 जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी 100 पर जो बात चल रही है वो तो अलग विषय है। उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा छगन भुजबल से मिलने के लिए गए हुए हैं, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, उनसे मिल रहे हैं। देखिए सब कुछ को आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, तो वो वहां मिल रहे हैं। अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 35 से 40, चिराग, तो यह सब एक चीज हमको जो लग रहा है, हम इसको समझना भी चाहेंगे सबसे, कि देखिए चिराग पासवान की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, वो यह जो अरुण भारती का बीते दिन बयान आ रहा है, उस पर हम फिर से आ रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो वो उसको ऐसे समझिए कि वह बयान क्यों आया। यह तो कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में बहुत तेजी के साथ दिल्ली में चर्चा है, ये कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस को फिर से, जहां पर उनकी पार्टी को
बुलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी हम्म। अपने पाले में डालने के लिए, तो यही प्रेशर टैक्टिस इधर से करवाया जा रहा है, बिल्कुल दबाव बनवाया जा रहा दबाव है। बनवाया जी, जा रहा है। जी, आए जी। वो नहीं आए वो नहीं आ वो सकते अलग हैं, बात है, वो अलग बिल्कुल, बात है, हाँ। लेकिन यह भी एक टैक्ट है, और यही टैक्ट है और यही फैक्ट भी दिखाई पड़ रहा है जो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है। अब आने वाला समय क्या होगा क्या हम नहीं कह होगा? सकते, लेकिन बिल्कुल। यही दिखाई पड़ रहा है। यही दिखाई पड़ रहा है। अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे, मुकेश सहनी आगे क्या कुछ कर सकते हैं? मुकेश सहनी के आगे की चाल क्या हो सकती है? क्योंकि सबकी निगाहें मुकेश सहनी पर टिकी हुई हैं। आपको लगता है कि मुकेश सहनी का मन डोल रहा है? देखिए, मुकेश सहनी जी बड़े हार्ड बार्गेनर हैं, इस बात को आप समझिए। जी। वो कहते हैं कि हमारा 8-9% वोट है, हाँ हाँ। 15 उपजातियों को क्लब करके वो बताते हैं कि इतनी हम्म। उपजातियां हमारे साथ हैं, ऐसे बताने के लिए तो और भी बताते हैं। हम्म और वो कहते हैं कि उस समाज का लीडर तो मैं हूँ, हम्म मंत्री आप किसी को बना दीजिए, लोकसभा किसी को जिता दीजिए, हम्म। लेकिन उस समाज का नेता तो मैं हूँ, सन ऑफ मल्लाह तो मैं सन हूँ। ऑफ मल्लाह तो हम हूँ। जी। और वो जो 15 उपजातियां जो उनकी है, हाँ, वो जब एक साथ क्लब होगा तो 8-9% वोट तो किसी को जिताने किसी को हराने में बिल्कुल। बड़ी भूमिका अदा करता है। इसका वो डर हमेशा दिखाते हैं, हम्म इंडिया गठबंधन को भी दिखाते हैं, एनडीए को भी दिखाते हैं। अब रह गई बात कि अगर एनडीए इनको कोई बड़ा भाव देती है जी। कि हम आपको केंद्र में एकोमोडेट करेंगे, राज्यसभा का टिकट देंगे, हम आपको मंत्री बनाएंगे, आपको बिहार कैबिनेट में जगह देंगे और आपको इतनी सीटें देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों के साथ मजबूरी क्या है, चाहे वो हाँ। इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ठीक। भाई आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी? 143 142 से कम पर आरजेडी लड़ेगी क्या, जिसकी अपनी जमीन है? तो जो सीट 100 बट जाएगा, वही 100 सीट ना अब 70 पर कह रही है कि कांग्रेस हम लड़ेंगे, 60 मुकेश सहनी जी कर रहे हैं, लेफ्ट की पार्टियां कह रही है कि 60 पर हम कोई समझौता ही नहीं, हमारा स्ट्राइक रेट देख लीजिए भाई, 29 सीट दिए थे हमको, 16 जीत के ले आए, हम 2-2 एमपी जीत गए, सीपीआईएमएल तो और कहती है कि 19 में हम 12 जीत गए। तो लेफ्ट की पार्टियों को भी उनको समझाना है। वैसे में क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन क्या 30-40 सीट देने की स्थिति में भी है? 20-25 सीट देने की स्थिति, सीएम का पद भी चाहिए, और डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि मुकेश सहनी जी थोड़ा संभावना दोनों तरफ देखेंगे। अच्छा। कि कौन जगह हमें जाने से क्या होगा, और तब तक ये पत्ते नहीं खोलेंगे जब तक सीट शेयरिंग वाली चीजें साफ नहीं हो जाती है। अभी तो इंडिया गठबंधन में है ही, बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन में क्या लगता है कि इनको अगर 10 सीट दे दिया जाएगा, 8 सीट दे दिया जाएगा, तो मुकेश सहनी इतने राजनीति में संतुलित नहीं है कि कहेंगे कि संघर्ष करेंगे हम, लेकिन हम इसी गठबंधन में रहेंगे। बिल्कुल कोई विचारधारा के स्तर पर तो अब पार्टियां बनती नहीं है। अब तो पार्टियां बनती है कि सत्ता का समीकरण, बंटवारा और फिर सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। तो कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग के एक बड़े फैक्टर हम हैं। अब आपको इस समाज का वोट चाहिए तो हमसे आपको मुकेश सहनी चाहिए। हाँ, मुकेश सहनी चाहिए। तो फिर आपको तय करना होगा कि हमारे हिस्से में कितनी सीटें। और आपने पिछली बार भी देखा होगा कि मौर्या होटल से खंजर वाली बात। अब सोचिए तो कि सीट शेयरिंग को लेकर के घोषणा हो रही है और मुकेश सहनी वहां से निकल जाते हैं। तो राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुकेश सहनी जी के बारे में अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना कि किस गठबंधन में होंगे, ये हम लोग बात करेंगे जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कि अब यहाँ ये रुक गए। लेकिन जब तक सीट शेयरिंग में एक बड़ी हिस्सेदारी इनको नहीं मिल जाती है, तब तक मुकेश सहनी किधर क्या बेनिफिट होगा। इंडिया गठबंधन में हम बेहतर रहेंगे या इंडिया गठबंधन में बेहतर रहेंगे, इसको ये अभी थोड़ा मेजर करेंगे। थोड़ा हम लोगों को मुकेश सहनी जी को लेकर के भी अभी हम लोगों का प्रिडिक्शन किसी भी तरह का होगा तो प्रीमेच्योर होगा क्योंकि मुकेश सहनी ऐसी शख्सियत है जो दोनों दरवाजे खुले रखते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आप भी बखूबी जानते हैं कि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।